मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये तो फॉर्म से एनर्जी जो अभी तक हमने पढ़ा वो क्या थी, फॉर्म्स थी। अब जनाब हम क्या करेंगे, एनर्जी के बड़े बड़े जराए को देखेंगे, एनर्जी हमें कहां से मिलती है। तो सबसे बड़ा जरिया क्या, फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स का पता नहीं पता, जब जानदार मर जाता है तो उनकी हड्डियां जमीन के दब जाती हैं, ठीक है, उससे फॉसिल्स बनते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल में क्या आपका नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल, ये तीन चीजें फॉसिल फ्यूल। प्रॉब्लम, द एनर्जी वी यूज, वो तो वही जो हम इस्तेमाल करते हैं, कम फ्रॉम द सन, वो किससे आती है, सूरज से आती है। विंड किससे आती है, हवा से आती है। एंड वाटर पावर, और कहां से आती है, पानी की ताकत से आती है। एक्चुअली ऑल ऑफ द एनर्जी, सारी की सारी जो एनर्जी है विकेट जो हम लेते हैं, कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन, वो चाहे बराह रास्त सूरज से आए या बगैर, एक तो बराह रास्त सीधी, एक बिल वास्ता है और एक बिला वास्ता है। सूरज से जो आपको डायरेक्ट रोशनी मिल रही है ये बिला वास्ता है, ये क्या बिला वास्ता एनर्जी आपको मिल रही है। तो ये जो सूरज से आपको एनर्जी मिल रही है डायरेक्ट, ये बिला वास्ता है। अब सूरज जो रोशनी पौधों को मिलती है, पौधे उस रोशनी को क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए से ग्लूकोज के बॉन्ड्स में चेंज कर देते हैं, और आप फल खाते हैं तो जो फल के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी सूरज से ही ली गई है। तो फल भी आपको एनर्जी देता है, सूरज भी आपको, तो फल सूरज की एनर्जी इनडायरेक्टली दे रहे, नहीं समझ आया। और एक सूरज ये कह है कि ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी की सारी शक्लें विकट जो हमें मिलती हैं, कम डायरेक्टली, वो बराह रास्त और इनडायरेक्टली या फिर बिला वास्ता, बगैर किसी वास्ते, ठीक है, बिल वास्ता, वास्ते के साथ, बिल कहते हैं साथ, ठीक है, डायरेक्टली बराह रास्त, बिला वास्ता, इनडायरेक्टली बिल वास्ता। जैसे मैंने पानी पीना, मैंने शायद रोज के बजाय पानी लिया, तो मैं वास्ते के जरिए से पानी पी रहा हूं। एक है मैं खुद जाऊंगा पानी पियूं, तो ये बिला वास्ता हो गया, क्लियर हो गया। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है जी बेटा, नहीं, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है जी। So much सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। द एनर्जी वी यूज कम फ्रॉम द सन, ऐसा ही है, विंड एंड वाटर पावर। एक्चुअली ऑल एनर्जीज वी गेट कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। अब बच्चे मेजर सोर्सेज में पहली बात तो आपने क्या कह दिया, विंड है, वाटर है, सन है, और हाँ, अब नीचे आ गए फॉसिल फ्यूल्स। क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल्स? तीन चीजें, नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोल, क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर हो गया? वी यूज फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड गैस। ऑयल मीन पेट्रोल, टू हीट अवर हाउसेस, हम अपने घरों को गर्म करने के लिए, रन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? गाड़ियां चलाने के लिए, अपनी सनतें चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये फॉसिल फ्यूल्स जो है इन्हें यूज करते हैं। दे आर यूजली, ये इनकी कंपोजिशन है, ये क्या है, दे आर हाइड्रोकार्बन्स। बच्चे ये आपको मैंने केमिस्ट्री में बताया, पहली ब्रांच जो थी केमिस्ट्री की वो क्या थी, फिजिकल केमिस्ट्री, और दूसरी ऑर्गेनिक। तो मैंने आपको कहा स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, दोज फ्यूल्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। और क्या कहा मैंने, हाइड्रो, ये बाइनरी कंपाउंड्स, ये ऊपर लिखा, पहले ये सुन लो, बाइनरी का मतलब होता है टू।
तो those compounds which are formed by the chemical combination of only two elements, कार्बन और हाइड्रोजन, दो एलिमेंट्स के मिलने से, ठीक है। अब ये आ गया हाइड्रोकार्बन्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। नहीं समझ आया? आ गया? तो ये हाइड्रोकार्बन्स है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स हैं। क्लियर हो गया? जैसे आपकी नेचुरल गैस का फार्मूला पता क्या है? चलो बता दो, CH। और बर्निंग का मतलब पता क्या होता है? जब भी आप की लाइफ में कभी कोई बंदा बर्निंग की बात है ना, बर्निंग, जलना, इसका क्या मतलब है? क्लियर हो गया? अब कार्बन भी जलेगी, CO2 बनाएगी, हाइड्रोजन भी जलेगी, वाटर बनाएगी, ठीक है। और साथ क्या मिलेगी आपको? हीट। आप जो चूल्हे में गैस जला रहे होते हो ना घर में, वहां ये तीन चीजें हो रही होती हैं। जो पाइपों से गैस आ रही है वो ये है, सुई गैस, ये नेचुरल गैस। बाहर, अच्छा मुझे मजे की बात पूछता हूँ मुझसे, आग कभी पाइप के अंदर लगी है जिस पाइप से गैस आ रही होती है? पाइप के अंदर क्यों नहीं आग लगती? चाहिए तो आप यहां पे तीली लगाएं और आग हो बलूचिस्तान पहुंच जाए, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हवा में सारी ऑक्सीजन होती है। आपने खुद अभी बोला था। बिल्कुल, हाँ जी बेटा, पाइप में ऑक्सीजन होती ही नहीं। जिस पाइप में नेचुरल गैस है ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन बर्निंग है। अब जब उस पाइप के अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन बाहर हवा में मौजूद है, जैसे नेचुरल गैस बाहर आती है तो उसको ऑक्सीजन मिलती है, फिर वो जलती है। पाइप के अंदर ऑक्सीजन, अब इतना बड़ा सवाल है और आप इस पर सोचा करें। चलिए आगे। तो ये नेचुरल गैस पाइप से बाहर आती है, हवा में ऑक्सीजन दोनों मिलती हैं, इससे शोला पैदा होता है, आपको हीट मिलती है और साथ ही साथ CO2 और H2O के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। क्लियर हो गया? तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन ही है ना नेचुरल गैस, या नहीं? अच्छा, तो दे आर यूजली हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ, ये देखा मैंने, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। व्हेन दे आर बर्न्ड, जब इन्हें जलाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाता है, सुन रहे हो? व्हेन दे बर्न का मतलब है उन्हें जलाया जाता है, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो यही बात है, फ्रॉम एयर, हवा से। द कार्बन बिकम्स CO2, कार्बन का बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन बिकम्स हाइड्रोजन ऑक्साइड, जो कि क्या वाटर है, कॉल्ड वाटर, व्हेयर द एनर्जी इज रिलीज एज हीट, और आपको एनर्जी जो किसकी शक्ल में मिलती है? यही सारी बातें जो मैंने एक रिएक्शन में आपको लिख के दी है ना, इसको इस पूरे पैराग्राफ में लिखा नहीं, वही लिखा ना, अब इसको रट्टा मारने की जरूरत है। सिंपल। आपने कहना मैंने हाइड्रोकार्बन आर बर्न्ड, तो क्या होगा? दे कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, H2O एंड हीट। आप ये भी लिख सकते हैं, ना लिखें पूरा, ना इतने ज्यादा वर्ड्स यूज करें। इन केस ऑफ कोल, कोयला जो है, कोयला, उसमें सिर्फ क्या होती है? कार्बन। क्या होती है? ऑक्सीजन से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और हीट मिलेगी, बस। CO2 बनेगी ना, क्या बनेगी? क्या मिलकर रहा था? कार्बन और ऑक्सीजन, ये कोयला है। साथ क्या मिली? हीट। नहीं समझे? आगे हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, हीट। ये मैं लिख चुका हूं, नहीं समझे? समझे हो? द फॉसिल फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द, अब यहां पे इसका नुकसान, अब आपने ये तो देख लिया कि हमें हीट एनर्जी देते हैं, ठीक है, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स है सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनका एक डिसएडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज क्या होता है? नुकसान है। डिसएडवांटेज कहूं या इनकी खामी कहूं, वो क्या है कि फॉसिल फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द, ये लाखों साल लेते हैं अपनी बनावट के लिए, बनने के लिए। जमीन के अंदर बनते हैं, कैसे बनते हैं? बहुत सारे जानवर जब समुद्र की तह में मरकर एक जगह इकट्ठे होते रहते, बड़ी बड़ी मछली इकट्ठी होती रहती हैं, फिर आस्ता आस्ता उनके ऊपर क्या आती है? मिट्टी आती है, मिट्टी के ऊपर पत्थर आ जाते हैं, समझ आया? और जमीन अंदर से क्या? गर्म, समझ आया? जो मछलियां और वो जानवर है उनका जिस्म गलना शुरू होता है, ऊपर से मिट्टी का प्रेशर, नीचे से
जमीन की तपश और जो बैक्टीरिया वो उनको गाल छाड़ कर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑयल, फॉसिल फ्यूल्स में। उनसे ऑयल मिलेगा, हड्डियां कोयले में चेंज हो जाएंगी और जो बुखारात बनेंगे वो गैस होगी, नेचुरल गैस। अब समझ आ नहीं है? तो ये जो लिक्विड है ये उनके फैट्स जो है वो डिकम्पोज होकर आपको पेट्रोल देते हैं। पेट्रोल असल में लिक्विड है। समझ आ नहीं है? The fossil fuels took millions of years for their formation. ये लाखों साल लेते हैं अपनी बनावट के लिए। They are known as non-renewable resources. हम इन्हें कहते हैं नाकाबिले तजदीद, दोबारा नहीं बनेंगे। दरख्त है ना, आपने काटे दोबारा हो जाएंगे, नहीं समझ आए? नेचर दोबारा रिप्रोड्यूस कर लेगी। आपने जलाए, नेचर ने दोबारा बना दिया, फिर जलाए, फिर उगा लिए। तो वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? वो रिसोर्सेज जो बहुत जल्द अपने आप को क्या कर लेते हैं, रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। दे आर द रीन्यूएबल, काबिले तजदीद। और नाकाबिले तजदीद का जो अपने बनने में कितने साल लेते हैं, लाखों साल लेते हैं और बहुत जल्दी नहीं बनते। ठीक है, तो जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। किसके? एनर्जी। वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, हम क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं एट वेरी फास्ट रेट, बहुत तेजी के साथ। ऐसा ही हमारी आल गाड़ी पेट्रोल पे, और ऐसा ही है। Their use is increasing day by day, इनका इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। टू मीट अवर नीड्स या एनर्जी नीड्स, हमारा पूरा मीट का मतलब पूरा करने के लिए, अवर एनर्जी नीड्स हमारी तवानाई की जरूरियात। इफ वी कंटिन्यू, अगर हमने जारी रखा टू यूज, इस्तेमाल करना था हमने एट प्रेजेंट रेट, मौजूदा रफ्तार के साथ, अगर हमने इनका इस्तेमाल मौजूदा रफ्तार से जारी रखा, क्या आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं, सुनते हो या नहीं? इनके मीनिंग लिखा करो। दे विल सून बी एग्जॉस्टेड, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। वंस देयर सप्लाई इज एग्जॉस्टेड, जब इनकी जो फराहमी है वो खत्म हो जाएगी, द वर्ल्ड वुड फेस सीरियस एनर्जी क्राइसिस, जो दुनिया है उसको सामना करना पड़ेगा बहुत ही संगीन किस्म के तवानाई के बहरान का। बहरान कहते हैं कमी, नहीं समझा? अभी कोई 5-6 साल पहले आटा नहीं मिलता था पाकिस्तान में, लोग चीनी नहीं मिलती थी, लोग लाइनों में लग कर चीनी लेते थे। यूटिलिटी स्टोर याद नहीं लेते थे, आटा नहीं मिलता था, लोग लाइनों में लग के आटा लेते थे। याद है ये? नहीं याद? चले आगे, तो क्राइस, बहरान, कमी आ जाना, किल्लत आ जाना। Thus fossil fuels would not be able to meet our future energy needs. इसलिए जो fossil fuels would not be able, वो काबिल नहीं होंगे to meet, पूरा करने के our future energy needs, हमारी मुस्तकबिल की एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने के लिए। This would cause serious social and economical problems. फिर इससे क्या होगा, ये पैदा कर देगा सीरियस, संगीन किस्म की सोशल, मुआशरती एंड इकोनॉमिकल और तजारती प्रॉब्लम्स, मसाइल फॉर द कंट्रीज, किसके लिए? मुमालिक के लिए, लाइक जैसा कि हमारा मुल्क है। सुन रहे हो? Therefore we must use them wisely and at the same time develop new energy sources. पहली बात, हमें इनको अक्लमंदी के साथ, होशमंदी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। वाइजली का मतलब अक्लमंदी से, एहतियात से। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ डेवलप, और क्या करना चाहिए? बनाने चाहिए, इजाद करने चाहिए न्यू एनर्जी सोर्सेज, तवानाई के नए जराए, फॉर अवर फ्यूचर सर्वाइवल, अपने मुस्तकबिल की बका के लिए, सर्वाइवल में बाकी रहना। मोर ओवर, इससे भी बढ़कर फॉसिल फ्यूल्स जो है रिलीज करते हैं। अब ये इनके क्या डिसएडवांटेजेस है? पहला डिसएडवांटेज क्या था? दे आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। याद रखना, फॉसिल फ्यूल्स मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ऐसे लिखना है, डेफिनेशन देना फॉसिल फ्यूल्स की। सुन रहे हो? उसके बाद हाउ दे प्रोवाइड अस एनर्जी, आपने कहना फॉसिल फ्यूल्स बर्न, ठीक है? फॉसिल फ्यूल्स बर्न, ठीक है, एंड प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। तो हम इसको यूज करते हैं, बस जलकर हमें एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी। नहीं समझ आया? क्लियर होगा? इतना तक लिखना बस, ये यहां तक, 2 इक्वेशन तक। उसके बाद इनके डिसएडवांटेज शुरू हो गए। ये इक्वेशंस देख रहे हो? दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इनका?
फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं, बहुत ही नुकसानदेह वेस्ट, वेस्ट का मतलब फालतू फासिद मादे, गंदे मादे पैदा करते हैं। These वेस्ट इंक्लूड, अब इन वेस्ट में इन फासिद मादों में पहली चीज कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी हार्मफुल गैसेज शामिल है। दूसरा डिसएडवांटेजेस, फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस, गौर से सुनना, सॉक्स, कॉक्स, नॉक्स, इतना लिखना आप। अब मेरे मुंह को देखने सर ने क्या कह दिया, एस सल्फर, ओ ऑक्सीजन, एक्स का मतलब कोई नंबर है, अगर 2 लगाओगे सल्फर डाइऑक्साइड, 3 लगाओगे सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो या तो सल्फर के डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, या अब बच्चे ये जो गैसें हैं ना, ये हवा में जाकर जो बादलों में मौजूद पानी है उससे रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और उससे क्या पैदा होती है, एसिड रेन, जो क्या करती है, आपकी फसलों को तबाह कर देती है, आपको तबाह कर देती है, मार्बल बिल्डिंग्स को तबाह कर देती है, आपकी मेटल्स को तबाह कर देती है। क्लियर हुआ, तेजाबी बारिश। कॉक से क्या बना था, COX से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, अगर काफी देर तक आप इसे सुनते रहे तो ये आपके खून में एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, खून में आपके एक प्रोटीन है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। क्या, हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और उसका लाजमी जुज पता क्या है, आयरन। लोहा इससे मिलता है, डबल बॉन्ड बना, ये बन जाएगा आयरन कार्बो नाइल, आयरन कार्बो नाइल, नाइट ने नाइल, नाइल, आयरन कार्बोनाइल। लो जी, ये भी लिख के देना पड़ेगा, ये लो, कार्बो NaL, NaYL से। ये क्या करता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आपके खून की हेमोग्लोबिन में मौजूद आयरन से रिएक्शन करती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो आयरन है उसमें ऑक्सीजन को अपने साथ मिलाने की अहलियत नहीं रहती, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी, आपका घुट जाता है दम, और उससे आप हो जाते हैं दमादम मस्त के अंदर, मतलब फॉग। समझ नहीं आया, क्लियर हुआ। तो क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी, जो आपका ब्लड है उसमें मौजूद हेमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो आपके सेल्स को ऑक्सीजन देती है, लंग से ना, जो ऑक्सीजन आपके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है वो किसके जरिए से पहुंचती है, हेमोग्लोबिन से। हेमोग्लोबिन में ये आयरन जो होता है ये उस ऑक्सीजन को लेके जाता है, और जब आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल किया तो ये जाके जुड़ जाती है किसके साथ, आयरन के साथ, जिसने किसको लेके जाना था, ऑक्सीजन को, किसको लेके जाना था। अब क्या हुआ, आयरन के पास तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं रही, नहीं समझा, वो तो नकारा हो गया। तो अब इसका नुकसान क्या होगा कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की अहलियत नहीं रहती। जब ब्लड में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की अहलियत नहीं रही, आपके बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ग्लूकोज नहीं सड़ेगा, ग्लूकोज नहीं सड़ेगा तो उसके नतीजे में एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, यही होगा। नमाज़ मस्त कर आप खबर के अंदर नहीं समझा, बिरयानी पेट के अंदर बंदा पड़ता तो हम बिरयानी खाते नहीं खाते नहीं, हाँ बोल अल्लाह अकबर। तो बच्चे ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये इसलिए जहरीली गैस है कि इससे बंदे की मौत वाकई हो जाती है, और क्यों हो जाती है मैंने उसका रीजन आपको बता दी। नॉक्स, अब क्योंकि ये जानवरों के गलने सड़ने से बनते हैं ना फॉसिल फ्यूल्स,
तो जानवरों के जिस्म में प्रोटीन्स भी होती हैं, अमीनो एसिड्स भी होते हैं, तो नाइट्रोजन भी उनके साथ होगी। फिर सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो जब नाइट्रोजन जलेगी तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड या तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, और ये भी क्या करती है, एसिड रेन कॉज करती है। क्या करती है? रेन कॉज करती है। तो ये बेटे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि हार्मफुल हैं, और ये बर्निंग का फॉसिल फ्यूल से क्या होते हैं, पैदा होते हैं। सुन रहे हो? तो याद रखिएगा, दीज वेस्ट इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस व्हिच पोल्यूट द एनवायरनमेंट। दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। इससे क्या होता है, ये पैदा करती है बहुत ही संगीन किस्म के सेहत के मसाइल, सच एज हेडेक। क्या ये? इससे लंग्स का सत्यानाश हो जाता है, इससे सर में दर्द होता है, नॉइजिया, उल्टी, हमारा दिल हो जाता है। क्लियर हुआ? तो दीज वेस्ट इंक्लूड कार्बन। अच्छा मैं कहां गया? हाँ, इसके नुकसानात क्या है? तो जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे पैदा होने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तीसरा नुकसान, द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स कॉज व्हाट? हेल्थ प्रॉब्लम, हेडेक, टेंशन, लोगों को क्या होती है, परेशानी, नॉइजिया, सुन रहे हो, जिससे दिल खराब होता है ना, एलर्जिक रिएक्शंस, बाकी लोग मास्क चढ़ा के उनसे छींकें आती हैं, लोगों को, है ना, मौसम खराब होता है तो। इरिटेशन ऑफ आईज, आंखों में चुभन पैदा हो जाती है, नोज एंड थ्रोट, गले में चुभन पैदा होती है ना, और नाक में भी कभी कभी चुभन पैदा होती है। तो ये है वो बीमारियां जो इन गैसेस से पैदा होती हैं। फिर लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दीज हार्मफुल गैसेस में कॉज अस्थमा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दमा। सुन रहे हो? इसे उबा के बनता है उसको कि वो फिर वो मुंह में वो मारता है एक पंप सा, और उससे उसकी सेहत ठीक होती है ना, वो दमे की बीमारी है। लंग्स कैंसर क्या होता है, आपके जो लंग्स हैं वो उनके अंदर कैंसर काज हो जाता है, लंग्स खराब हो जाते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके खासतौर पर लंग्स खराब हो जाते हैं। हार्ट डिजीजेस, दिल की बीमारियां, एंड इवन डैमेज टू ब्रेन, और बाकी दिमाग ही खराब हो जाता है। नर्व्स, आपके आसाब, क्या जो आसाब है ये वो मैं क्या कहूं, ये वो हिस्से होती हैं जो आपके सेंसर से पैगाम को कहां लेके जाती हैं, आपके दिमाग तक। तो नर्व्स खराब हो जाएंगी एंड अदर ऑर्गन्स, और आपके बाकी दूसरे आज़ा भी, ठीक है, आप अवर बॉडी, हमारे जिस्म के। क्लियर हुआ? तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, आप बीमारियों के नाम लिखें, बिकॉज दिस दे आर नॉन रिन्यूएबल, सुन रहे हो, एंड दे प्रोड्यूस द हार्मफुल गैसेस। इन सारी गैसों के नाम डाल दें, टॉपिक क्लियर हो गया जनाब। ये क्या हो रहा है, ए पोल वोल्चर, तो ए पोल वोल्चर यूजेस ए फ्लेक्सिबल वोल्टिंग पोल, वोल्टिंग का चाल लगाना, उछल कर आगे जाता है। तो ये दूर से, कभी देखा है एक लंबा सा डंडा उठा के दूर से भाग के आता है, उस डंडे को जमीन पे लगाता है, और उसके साथ ये देखे डंडा कितना टेढ़ा हुआ है, देख रहे हो ये, और ये डंडे को जमीन पे रख के ना ऐसे, उसके साथ ये डंडा इसको उठाओ कि वो ऊपर ले जाओ, ठीक है, और ये इसके ऊपर से उछलता हुआ आगे जाके गिरता, आगे फोम पड़ा हुआ था उस पर गिरता। समझ आया? तो ये पोल वोल्चर यूजेस ए फ्लेक्सिबल वोल्चिंग पोल मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल, जो कि किसका बना होता है, खास मटेरियल का बना होता है। इट इज कैपेबल टू स्टोर ऑल वोल्टर्स काइनेटिक एनर्जी। इसकी अहलियत क्या होती है डंडे की, कि वोल्टर भाग के आता है ना, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो सारी की सारी ये डंडा अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता है। समझ आया? जैसे कमान नहीं होता, कमान, उसके अंदर जो एक स्प्रिंग लगा होता है, जब हम उसको खींचते हैं तो वो उसमें एनर्जी छोड़ता है तो वो क्या आती है, ऐसे होता है ना। तो ये वोल्टर की स्टिक है, पोल है, इस ऐसे मटेरियल से बना होता है, जब ये भाग के आता है इसको जमीन पे लगाता है ना, और उसके साथ चिपक कर ऊपर जाता है, तो उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इस डंडे के अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। तो इट इज कैपेबल, दिस पोल इज कैपेबल टू स्टोर ऑल द वोल्टर्स काइनेटिक एनर्जी व्हाइल बेंडिंग, क्या कर कर, बेंड होकर उसकी सारी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, बेंड होते हुए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया? ऑल एनर्जी ऑफ द वोल्टर काइनेटिक एनर्जी भाग के आ रहा होता है, फिर उसको जमीन पर रखता है और इसको क्या कर देता है, ये इसको क्या कर देता है, बेंड करता है। तो ये भाग क्या था ना, जब जमीन पे लगा के इसको इसके साथ, समझ आया, इसको जमीन पे लगाता है तो क्या होता है, ये बेंड होकर जो वोल्टर की काइनेटिक एनर्जी उसको किस में चेंज कर देता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ऑल द वोल्टर्स काइनेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इनटू द पोल, ठीक है,
while bending in the form of potential energy. क्लियर हो गया? The volter runs as fast as possible. जो वोल्चर है वो जितना तेज भाग सकता है उतना तेज भागता है टू गेन स्पीड. क्या करने के लिए? जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी. समझ आ रहा? तो फिर क्या होता है? द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द वोल्चर, जितनी एनर्जी वोल्चर के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, सुन रहे हो, ड्यू टू द स्पीड हेल्प्स हिम और हर, वो उसको क्या करता है? टू राइज अप. क्या करने के लिए? उठने के लिए मदद करती है. जब समझ आया? उछलने में मदद करती है. एज द वोल्टर स्ट्रेटन्स, जैसे ही वो डंडा जो है, जो पोल है, सुन रहे हो, जो वोल्टिंग पोल है वो सीधा होता है ना, नहीं समझ आ रहा? तो वो सारी एनर्जी उसको फिर दे देता है. Thus he attains height. इस तरह वो क्या कर लेता है? वो हाइट तक पहुंच जाता है जितनी उसको चाहिए होती है इसके ऊपर से छलांग मारकर आगे जाने के लिए. क्लियर हुआ? किधर गया? Thus he attains, इस तरह वो हासिल कर लेता है हाइट, वो बुलंदी, as the pole returns to its returns the, जैसे ही वो क्या करता है? पोल उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिटर्न करता है. रिटर्न्स द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द वोल्टर इन द पोल. तो वोल्टर ने फिर दोबारा सुन लो क्या कहा? द वोल्टर रन्स एज फास्ट एज पॉसिबल टू गेन द स्पीड. द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द वोल्टर ड्यू टू द स्पीड हेल्प्स हिम टू राइज अप एज द वोल्टर क्या होता है? स्ट्रेटन्स. स्ट्रेटन का क्या मतलब है? सीधा हो. सुन रहे हो? Thus he attains the height, इस तरह उसको वो बुलंदी मिल जाती है. as the pole returns, जैसे ही जो पोल बेंड हुआ पोल है वो अपनी सीधी पोजीशन में आता है. किसमें आता है? अपनी सीधी पोजीशन में आता है. तो वोल्टर को वो सारी एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसको दे देता है. और वो उसके ऊपर से उछल, जैसे बोले जाते चीज आगे जाती है, वो उसके ऊपर से उछल के आगे चला जाता है. ठीक है? एनी प्रॉब्लम? तो कर लोगे? वो भाग के आता है, इस डंडे को जमीन पे लगाता है और ये बेंड हो जाता है. डंडा क्या कहता है? बेंड हो जाता है. डंडा बेंड होकर उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी को किसमें चेंज करता है? पोटेंशियल में. और फिर उठना शुरू करता है और उसको उठा के आगे फेंकता है. किस वजह से? पोटेंशियल एनर्जी की वो वजह से. ये जो कोल है, बड़े बड़े ढेर लगे हुए कोल के. ठीक है? तो न्यूक्लियर फ्यूल है जी. अब न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ये इस तरह का फ्यूल होता है. रोल देखे रोल इसको. इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वी गेट एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ फिशन रिएक्शन. अब फिशन रिएक्शन क्या है? यूरेनियम मैंने लिख के दिया था वैसे, एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 235, ब्रेक डाउन करता है क्रिप्टॉन और बैरियम में, और साथ 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं. ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? इसका चार्ज नंबर 0 और मास नंबर 1 होता है, और साथ आपको एनर्जी मिलती है. क्या मिलती है? कितनी एनर्जी मिलती है? 1 किलोग्राम यूरेनियम को तोड़ने से इस तरह इतनी एनर्जी मिलती है. और से सुनना, आपके पास 17,000 किलोग्राम कोयला, कितना कोयला जला लो और 1 kg यूरेनियम को तोड़ लो. 17,000 किलोग्राम कोयला थोड़ा, 17,000 किलोग्राम उसको जला लो, कितनी एनर्जी मिलेगी? सिर्फ 1 kg. बताओ कितनी होती है? इतनी. बंटे से भी छोटी. आप समझ आए? जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने फिशन बम फेंका था ना, तो उन्होंने, जो उनका सदर था, वो देखकर ही पागल हो गया था लोगों को मरते हुए. इतनी हीट थी, इतनी हीट थी. मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि आपके सामने बैठा हुआ बंदा जो है उसको हवा आके टकराए और उसकी खाल उसके मुंह से उतर जाए और हड्डियां पीछे रह जाए. कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? डर नहीं जाओगे? मेरी खाल पिघल कर नीचे चली जाए तो कैसा लगेगा? लोग ऐसे मरे. एक हवा
ऐसे सबकी खाले उतार कर लेके जा रही है सर, इतनी हीट थी। नहीं समझे? क्लियर हुआ? ये आगे चले। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट में फिशन से, आप समझ आ गया? तो वी गेट एनर्जी एज द रिजल्ट ऑफ द फिशन रिएक्शन। तो दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच ए हैवी न्यूक्लियस splits up into two smaller nuclei, ठीक है, with the emission of huge amount of energy is called nuclear fission reaction। इसकी डेफिनेशन मैं आपको केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर में दे चुका हूं, देख लीजिएगा। तो न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या है? यूरेनियम 235। ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन हैवी एटम्स ये स्प्लिट अप इनटू, ये डेफिनेशन भी दे रहे हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हैवी एटम्स स्प्लिट अप into smaller parts, releasing large amount of energy, ठीक है, is called nuclear fission reaction। Nuclear power plants give out a lot of nuclear radiations। उनसे 3 किस्म की रेडिएशन याद आया, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलती है, याद है, एंड वास्ट अमाउंट ऑफ हीट, और बहुत ज्यादा मिकदार में हीट निकलती है। उस हीट से पानी को बॉयल करके क्या किया जाता है? स्टीम बनाई जाती है, और उस स्टीम से क्या किया जाता है? टरबाइन को चलाया जाता है, और उस टरबाइन से आगे जनरेटर घूमता है, और जनरेटर से बिजली घूमती है। क्लियर हो गया? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स गिव आउट ए लॉट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन एंड वास्ट अमाउंट ऑफ हीट। ए पार्ट ऑफ दिस हीट इज यूज्ड टू रन द पावर प्लांट्स, बट ए लॉट ऑफ हीट गोज वेस्ट। बहुत सारी हीट जाया हो जाती है इनटू द एनवायरनमेंट, किसमें? आपकी फिजा में, आपके माहौल में, सारी नहीं यूज कर सकते। तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, सुन रहे हो? रीन्यूएबल का, अब ये सारे कौन से थे? नॉन रीन्यूएबल, जो मैंने पढ़ाया, फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स। क्लियर हो गया? अब रीन्यूएबल क्या है? सनलाइट है, बार बार आ रही है, हर रोज आ रही है, नहीं आ रही? तो अब हम किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? रीन्यूएबल की तरफ। सनलाइट एंड वाटर पावर आर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, दे विल नॉट रन आउट, ये खत्म नहीं होंगे लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। ठीक है, समझ आ गया? अब उनकी तरफ चलते हैं। तो बच्चे, ये जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी थे, ये उनके बारे में मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा। दैट ये न्यूक्लियर एनर्जी का दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। एक है फिशन और दूसरा क्या? तो फिशन का तो मैंने बता दिया कि दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच हैवी एटम, इन विच हैवी एटम स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर पार्ट्स, स्प्लिट्स अप इनटू स्मॉलर पार्ट्स विद द इमिशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द फिशन रिएक्शन। क्यूएन क्या होगा? दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू स्मॉलर न्यूक्लियर, इन विच टू क्या करेंगे? कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए बिग न्यूक्लियस विद द इमिशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ, बाकी वही है, विद द इमिशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है मिलना, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, फिशन का मतलब होता है टूटना। क्लियर हुआ? तो दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन, चाहे वो फ्यूजन हो या फिशन हो, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनाब, न्यूक्लियर रिएक्टर, अब न्यूक्लियर रिएक्टर का डिवाइस विच कन्वर्ट्स द न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। इसकी डेफिनेशन भी केमिस्ट्री में दे चुका हूं, यूरेनियम के आइसोटोप जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे डेफिनेशन दे चुका हूं। द एनर्जी फ्रॉम सन, ये भी कहां से आ रही है? न्यूक्लियर एनर्जी। द रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द एटॉमिक बम इज न्यूक्लियर रिएक्शन, वहां से भी एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलती है। बाइनरी कंपाउंड, दोज कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। सॉइल एरोजन क्या होता है? जमीनी कटाव। मैंने एनर्जी कन्वर्जन में पढ़ा था ना कि जब पानी बहता है किसमें? दरियाओं में या झीलों में, तो वो क्या करता है? मिट्टी के जर्रात को साथ बहाकर ले जाता है। तो वो जैसे मैंने कहा था खड्डे पड़ जाते हैं जमीन के अंदर, मिट्टी बह जाती है पानी के साथ, इसे जमीनी कटाव कहते हैं, सॉइल एरोजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल, क्या वो अमल जिसमें मिट्टी बह जाती है बाय द वाटर, पानी के साथ, ऑफ रिवर्स और स्ट्रीम्स इज कॉल्ड सॉइल एरोजन। फॉसिल फ्यूल्स का दोज फ्यूल व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमेन्स, किससे? बाकियात से। वो ईंधन जो आपको किससे मिलते हैं? बाकियात से, मादूम जानदारों, वो जानदार जो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, इज कॉल्ड आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। या इसकी सादा सी डेफिनेशन ये है कि नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ओके, हाइड्रोकार्बन्स का बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, नाम से शो है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स।
renewable resources of energy. तो those resources of energy which are regenerated quickly in nature, जो रीजनरेट हो जाए बड़ी तेजी के साथ नेचर में, आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज. और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का दो रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी या विच आर नॉट, विच कैन नॉट विच आर नॉट रीजनरेटेड क्विकली इन द नेचर आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. ओके. विंड फॉर्म क्या होता है? विंड फॉर्म, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए विंड मिल क्या है. विंड मिल क्या है? तो एक ग्रुप ऑफ विंड मशीन्स, आपके पास एक, कभी देखा है इस तरह का पंखा लगा हुआ? ये देख रहे हो? ये इसे कहते हैं हवाई चक्की. ये पर घूमते हैं, जब इसके पास से हवा गुजरती है ना, इसे हवाई चक्की कहते हैं, विंड मिल. ये वो डिवाइस है जो विंड की एनर्जी को किस में चेंज कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या मैकेनिकल कह दो. इलेक्ट्रिक मैकेनिकल क्या, इससे आप आटा भी पीस सकते हो, इसे हवाई चक्की कहते हैं. ठीक है. इट इज अ टर्बाइन, एयर टर्बाइन. तो एक अब बहुत सारी विंड मशीन्स को इकट्ठा लगा दे तो इसे क्या कहते हैं? विंड फॉर्म कहते हैं. क्या कहते हैं? विंड फॉर्म कहते हैं. समझ आ गया? तो ए ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ विंड मशीन्स इज कॉल्ड विंड फॉर्म. ओके.